नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां पर एक ऐसे साम्राज्य ने जन्म लिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधा। पूरे हिंदुस्तान में एक छत्र शासन स्थापित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मौर्य साम्राज्य के बारे में जिसकी नींव सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे हिंदुस्तान को सर्वप्रथम अपने अधीन एक छत्र शासन में पूरे हिंदुस्तान को लाया। मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ हिंदुस्तान का एक छत्र शासन नहीं था और सर्वप्रथम इसे स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, एक महान शासक था और जिसने एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई थी कि जिसने जो उसका उस समय जो वंशज था, जो उसका शत्रु था, उसका पूर्ण तरह विनाश करके अपना एक छत्र शासन स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 297 ईसा पूर्व तक राज्य किया और मौर्य साम्राज्य को दूर दूर तक और काफ़ी दूर तक अपने क्षेत्र को उसने फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी और उसके जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनका जो संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज परिवार से था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा राजघराने में नहीं हुई थी। उनको शिक्षा देने वाले थे आचार्य विष्णुगुप्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान अर्थशास्त्री की, आचार्य विष्णुगुप्त के बारे में, जिसे लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को, जो एक साधारण सा बालक था, उसको राज सिंहासन पर बैठाया और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया। उस समय जो उसके सामने प्रमुख चुनौती थी चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य विष्णुगुप्त के सामने, वो था नंदवंश। उस समय जो नंदवंश का जो महानतम शासक था वो था धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी धनानंद को हराना और उसका साम्राज्य खत्म करके अपने साम्राज्य की स्थापना करना। उस समय नंदवंश का एक महानतम शासक धनानंद सिंहासन पर था और उसकी सत्ता थी और वहाँ पर वो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसमें उसका पूर्ण साथ दिया उसके प्रधानमंत्री यानी आचार्य विष्णुगुप्त ने। उसको पूरी तरीके से उन्हें प्रेक्षित किया कि वो धनानंद का किस तरीके से सामना करेंगे। आचार्य विष्णुगुप्त ने पूर्ण तरीके से उसे प्रेक्षित किया और पूर्ण तरीके से उसको शारीरिक शिक्षा दी और पूर्ण तरीके से उसका सहायता की, जिससे उसने अपने पराक्रम के बल पर जो नंदवंश का शासक था, महानतम शासक था धनानंद, उसको हरा के अपने मौर्य वंश की स्थापना की। जब चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, यानी नंदवंश का अंत करके अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं और राज्य जब उनके हाथ में आ जाता है, तो उन्होंने बहुत सारे युद्धों का सामना किया और अपने राज्य का धीरे धीरे विस्तार किया और आचार्य विष्णुगुप्त उनके प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने साम्राज्य का दूर दूर तक फैलाव किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का सामना होता है सेल्यूकस से। सेल्यूकस अलेक्जेंडर का प्रतिनिधि था भारत में, जो यहाँ पर पूरा राज्य अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद वो यहाँ पर देख रहा था। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सेल्यूकस से होता है
और फिर युद्ध में सेल्यूकस की बुरी तरीके से हार होती है। तो फिर वहाँ पे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो जाती है। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ऐसा बताया जाता है चंद्रगुप्त अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और उस समय जैन धर्म के जो महान विद्वान और जो महान प्रतिनिधि थे वो थे भद्रबाहु। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के संपर्क में आके उनके विचारों से प्रेरित होकर जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और भद्रबाहु के साथ में वो यानी दक्षिण भारत की ओर तप करने के लिए निकल जाता है। तो भद्रबाहु के संपर्क में आके चंद्रगुप्त मौर्य के विचार पूरी तरीके से बदल जाते हैं और वो एक जैन संत बनके फिर वहाँ पर तप करते हैं और अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये थी महान गाथा एक प्राचीन भारत के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य की।